हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा एडुटेरिया के बुक से बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वॉल्यूम 3 है ये, और इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 करेंगे। तो इसका जब आप लोग पहले हम PDF दे देंगे, फिर आप लोग उसे प्रैक्टिस सेट से बना ले, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप लोग आंसर मिला ले। और बहुत लोगों का कमेंट होता है कि मैम आप आंसर दीजिए। तो आंसर मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर देने में ये प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों को अगर मैं आंसर दे दूँ तो डिस्कशन के साथ दिया हुआ है, यानी कि अगर 3 पेज का क्वेश्चंस है तो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना है तो वो 4 से 5 पेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से PDF भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 40 से 45 मिनट का हमारा वीडियो होता है, उसे आप लोग देख ले और उसके माध्यम से आंसर मिला ले तो ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, क्योंकि सुनने से कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, इसलिए आप लोग सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये फालतू है वीडियो देखना, टाइम पास है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ये राहुल द्रविड़ को किया गया है। किसे? राहुल द्रविड़ को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच पूर्व भारतीय क्रिकेटर है ये राहुल द्रविड़, उन्हें नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? रवि शास्त्री थे। इनसे पहले कौन थे? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री के बाद आए हैं राहुल द्रविड़। और महेंद्र सिंह धोनी को 2020 क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को T20 का मेंटोर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? तो विश्व प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो 139वां रहा। क्या? 139वां रहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और विश्व का सर्वाधिक प्रसन्न देश फिनलैंड है, यानी कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग में फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 139वां है। और सर्वाधिक दुखी देश देखा जाए तो वो अफ़गानिस्तान है, सबसे ज़्यादा दुखी। तो इसको ऐसे याद कर ले कि तालिबान का जो हमला हो गया अफ़गानिस्तान पे, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा दुखी है, यानी कि सबसे ज़्यादा दुखी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय अपने न्यायालय संबंधी कार्य को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। 26 अक्टूबर 2021 से यूट्यूब पर अपने मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। कौन? गुजरात उच्च न्यायालय। अगला है फ्रेंच ओपन 2021 महिला का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा को फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब दिया गया है। और पुरुष एकल का खिताब मिला है नोवाक जोकोविच को। पुरुष एकल का किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक का। भारत सरकार ने ब्रॉड रेल मार्ग को वर्ष 2023 तक का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार के खादी भंडार का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी राज्य में खादी उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार से सरकार ने पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? अब देखिए इसे हम रिलेट के केरल, ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसे रिलेट करते हैं कि नॉलेज यानी कि सबसे साक्षर वाला राज्य कोई है तो केरल है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी केरल में है। तो नॉलेज किसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा? तो केरल के पास ज़्यादा नॉलेज होगा। इसीलिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसकी पहल है?
तो केरल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। और यह जो है शिक्षित युवाओं के रोजगार को अवसर बढ़ाने के लिए लाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय और थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिओरेस्टेशन। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिओरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास जो हुआ है उसका आयोजन अरब सागर में किया गया। कहाँ? अरब सागर में किया गया और यह अक्टूबर 2021 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो रूस। पहले मानव के लिए भी यही टीका बनाया था रूस ही, जिसका स्पुतनिक था। और अभी जो जानवरों के लिए भी कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है रूस। तो सही आंसर रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया जाएगा। अब 14 को चीन से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वो चीन में किया जाएगा। और 13वां जो हुआ है 2021 में, तो वो वर्चुअली रूप से भारत में आयोजन किया गया है। भारत में 13वां अभी हुआ है 2021 में, ठीक है। और 22 में कहाँ होगा? चीन में। अगला है, वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 60% की। 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में 3421 है, जबकि बिहार में तेंदुओं की संख्या 98 है। उसके बाद है, शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो शुक्रयान फर्स्ट को 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो वो सुमित अंतिल जो है वो जैवलिन थ्रो से हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है सुमित अंतिल को, और ये जो है जैवलिन थ्रो से हैं और 68.55 मीटर के थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई कांट ब्रेथ। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रेथ को घोषित किया गया है, जबकि एल्बम ऑफ द ईयर फैक्लोर को घोषित किया गया है। फैक्लोर, FACLOUR, फैक्लोर को घोषित किया गया है एल्बम ऑफ द ईयर 63वां ग्रैमी अवार्ड में। अब है, NCC के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है गुरबीर पाल सिंह को। गुरबीर पाल सिंह को NCC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और NCC का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में, 1948 में NCC का स्थापना हुआ था और गुरबीर पाल सिंह अभी इसके अध्यक्ष हैं। अगला है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो CBSE के द्वारा। मनोवैज्ञानिक समाज कल्याण के उद्देश्य से CBSE द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक को सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 से 22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 73,000 करोड़ रुपया 2021 से 22 में मनरेगा में आवंटित की जाएगी। और 2021 से 22 का थीम है आत्मनिर्भर भारत। बजट का 2021 और 22 का जो बजट पेश किया गया है उसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इसमें कुल
5 IM है, जैसे पहला है स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। BNI का फुल फॉर्म होता है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक का लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिश्रित किया जाए 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकरा समाधि का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट को दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं और उनकी पुस्तक है द प्रॉमिस के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। डेमन गलगुट की कौन सी पुस्तक है? द प्रॉमिस, इसीलिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है कि किस देश की सांसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक को पारित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका जो है। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला सांसद कैरोलिना मालोनी ने अमेरिका में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया। कौन? अमेरिका। इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने हरभजन सिंह और तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को क्लब की मानद आजीवन सदस्यता हेतु चुना है। अगला क्वेश्चन है मैथ से संबंधित कि दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 720 है, तो इनके संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हमको सहभाज्य का गुणनफल देखना होगा। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? तो LCM बटा HCF होता है, तो 720 क्या है हमारा? LCM है और HCF 20 है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 60 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब जोड़ा पूछा जा रहा है, तो अब 60 को कैसे जोड़ा बना सकते हैं? तो सबसे पहले 7 जो इसका सहभाज्य गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 60, पहला तो ये हो जाएगा। फिर 15 चौका 60, 15 और 4 दूसरा जोड़ा हो जाएगा। फिर 20 तिया 60, 20 और 3 हो जाएगा। फिर 12 पंचे 60 भी होता है, तो 12 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जोड़ा बनेगा कितना? 4 बन जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। एक धनराशि P 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले कि SI बराबर होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुने ब्याज गुने दर बटा 100। इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं, मेरे पास जगह नहीं होता है। ठीक है, इस फार्मूला पे जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना, कि 10% है। ठीक है, और तो 20 वर्ष में पूछा जा रहा है, तो जब हम निकालेंगे P प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो आ जाएगा P प्लस P गुने 20 गुने 10 बटा 100, यानी कि जब आप इसका आंसर करेंगे तो फिर आ जाएगा 3P। कितना आ जाएगा निकल के? 3P। आप लोग निकालेंगे आराम से निकल जाएगा। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। यदि रूट 0.0169 x इक्वल टू 1.3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर x बराबर हो जाएगा सबसे पहले 1.3 बाय कितना दिया हुआ है रूट में दिया हुआ है 0.0169 x दिया हुआ है, तो इसको x बराबर पहले ही नोट कर लिए थे इसलिए x नहीं होगा। ठीक है, अब कितना, ये 1.3 तो है ही, और जब इसका रूट तोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 165, तो इतना आ जाएगा। और इसको हटाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा? x बराबर 10 आ जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, पॉइंट के जगह पे 0 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कि 213 का पावर
6 है तो इकाई अंक पे क्या होगा। तो इकाई अंक वाला क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप 2 करके देखिए कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 हो जाता है ना। तो अब इसको जितना भी आगे 6 तक भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 9 ही आएगा। तो इकाई संख्या पूछा जा रहा है तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन द्वारा होता है और इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप में अम्लीय होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है। तो नरसर झील जो है ये भी राजस्थान में नहीं है। ठीक है, हम आपको बता ही देते हैं सबसे पहले कि पुलिकट झील कहाँ है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर का है। इस दिए गए विकल्प में जो मात्र एक झील है जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान का जो झील है मैं उसका नाम बताती हूँ, आप इसे छांट लेंगे। पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, उसके बाद लोकटक झील मणिपुर का है, पेरियार झील केरल का है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का है। इतना तो आप लोगों को याद होगा। उसके बाद देखिए इधर जो है लुनकर सागर झील है और पिछौला झील है, डिडाम्बना झील है। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कोई झील जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तो दक्कन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान में है। कहाँ? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अरुण नदी की धारा को तिब्बत में पंगचू के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे पंगचू के नाम से जाना जाता है अरुण नदी की धारा को। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भारत की प्रमुख परियोजनाएं से लाभान्वित राज्य कौन कौन है, जो मतलब पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। और पश्चिम बंगाल में जो परियोजना है वो मयूराक्षी परियोजना है, मध्य प्रदेश का तावा परियोजना है, भादरा कर्नाटक नदी पे है, कर्नाटक में है, गिरनार परियोजना महाराष्ट्र में है और जवाहर सागर कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसे कौन नाम मंदिर कहा था आधुनिक भारत का, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है जो राजस्थान स्थित में है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस उद्यान में प्रजनन हेतु साइबेरियन सारस भी प्रवास करते हैं। साइबेरियन सारस भी इसमें प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड। अब भोले बाबा का संबंध उत्तराखंड से, उत्तराखंड गंगा जी का बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे उत्तराखंड में भोलेनाथ का मंदिर भी बहुत अच्छा है, सुने होंगे आप लोग। तो त्रिशूल पर्वत भोले बाबा, त्रिशूल भोला बाबा का होता है तो उत्तराखंड से संबंधित है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है। तो 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में 20 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो महिसुगंधा धान की प्रजाति है। किसकी? धान की प्रजाति है। और इसका है गजपति, आभा, PNR 546 ये सब धान की प्रजाति है। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई थी 1984 में। ऑप्शन डी 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। यह बोर्ड एक स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो बाजार का नियम जो प्रस्तुत किए थे वो थे जेवी शे। बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है।
यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इस नियम को जेवी शे ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 से 1961 तक रहा था, और इसका सूत्रधार था पीसी महालनोबिस द्वारा इसे लाया गया था। इस योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो रिजर्व रेपो रेट पर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। रिवर्स रेपो रेट के तात्पर्य है वैसे दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती है, और रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है, और हाल ही में इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। 44 में है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, 15 अगस्त 2014 को, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले वैट को फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में, और मैरिस लॉरे के द्वारा वैट को लागू किया गया था, और भारत में 2005 में लागू हुआ है। वैट भारत में 2005 में लागू हुआ है, सबसे पहले फ्रांस में और भारत में 2005 में लागू हुआ है। यह जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी भी क्या है? जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। अब भारत में इस कर को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, और वैट को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया भारत में? तो वो हरियाणा के राज्य किया है। अगला है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाजीग्राम। दाजीग्राम एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीर में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। 47 नंबर है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का संबंध जो है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये डी इसका सही आंसर है। पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। ये जो है ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, WM एडम्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। समुद्र को विश्व का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। पृथ्वी के लगभग 97.25% पर भूमि पर समुद्र का विस्तार है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसके का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किए थे ऑप्शन ए, जी रोमसेन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के माध्यम आकर्षण के इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षित बल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। शुष्क सेल का धनोद यानी एनोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का। शुष्क सेल का धनोद जो होता है वो कार्बन का बना होता है, जबकि ऋणोद जो होता है वो जस्ता का बना होता है। एनोड जो होता है वो मतलब कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है? हिंदी में उसको ऋणोद बोलते हैं, वो जो होता है जस्ता का बना होता है। और वोल्टीय सेल में एनोड जो होता है वो तांबा होता है और ऋणोद जस्ता होता है। लेंगलासे सेल में एनोड जो होता है वो कार्बन का होता है, और ऋणोद सेल में लेंगलासे सेल में ऋणोद जो होता है वो जस्ता का होता है, और डेनियल सेल में धनोद तांबा का होता है, और डेनियल सेल में ऋणोद जो होता है वो जस्ता का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए कार्बन। अगला देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता m होती है, तो इसका सही आंसर है m बराबर होता है 1 + dy/f। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और d बराबर कितना होता है 25 सेंटीमीटर, d बराबर, और f बराबर होता है लेंस की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है बोरॉन का। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? कैडमियम या बोरॉन के छड़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा नहीं होती है। तो वेग, विस्थापन, ये जो दोनों है वो सदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि आयतन नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उनमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है विलयन की सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। और निलंबन जो होता है वह विषमांगी मिश्रण जिसमें आकार के ठोस कण विद्यमान होते हैं और वो द्रव यानी विलायक में नहीं घुल पाते हैं बल्कि मिश्रित पात्र में तलहटी में एकत्रित हो जाते हैं। इसे सामान्य पेपर फिल्टर से पृथक किया जा सकता है, जैसे बालू और जल का मिश्रण हो गया, वायु में धूलकण का मिश्रण हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो वह क्या करता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। जैसे कि 2HCl हो गया और इसको मैग्नीशियम प्लस, तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और क्या हाइड्रोजन आयन बनेगा। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय मॉडल अंडरस्ट रदरफोर्ड का है, ग्राही मॉडल नील्स बोर का, क्वांटम मॉडल एरविन स्टोनडिंगर का, सभी सुमेलित हैं। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध बनाता है? तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बनता है वो सिंगल बाउंड बनता है। कैसा बाउंड बनता है? सिंगल बाउंड बनता है। जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य क्या होता है कि एकल बाउंड बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो वो वर्ग हो जाएगा 2। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लूनार कास्टिक सोडा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह जो होता है चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन डी। यूकैरियोटिक जीव की संरचना जटिल होती है जिसमें केंद्रक और विशेषकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक जिसको खमीर कहते हैं, कवक को ही खमीर कहते हैं, शैवाल। और प्रोकैरियोटिक जीव की संरचना साधारण होती है जिसमें केंद्रक और उपांग उपस्थित होते हैं, जो जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पक्षी तथा स्तनधारी समतापी प्राणी में प्राणी में क्या होता है? हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है, जबकि सरीसृप और मत्स्य असमतापी प्राणी है और इनका हृदय त्रिपक्षीय होता है। कैसा होता है? मत्स्य का और सरीसृप का त्रिपक्षीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि लीवर नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अन्य सभी कथन सुमेलित हैं। अगला है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाशिरा। हृदय एक दिवसीय स्पंदन करता है और रक्त के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए वल्व मजबूत होता है। हृदय का दायां हिस्सा फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त स्पंदित करता है और बायां हिस्सा शरीर के अंगों की ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त स्पंदित करता है और ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा से दायां अलिंद होकर प्रवेश करता है। वातसर्जन के लिए पौधे निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो पौधे के पत्तियों पर देखते हैं कि छोटा छोटा रोम छिद्र होता है, उसमें उसे स्टोमाटा पाए जाते हैं। तो वो जो होता है वातसर्जन के लिए सहायक होता है। तो स्टोमाटा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रांगणकारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी। प्रांगणों के स्त्री केसर के बत्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रांगण कहते हैं और अधिकांश पादपों में प्रांगण जीव जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली, कीट पक्षी, चमगादड़, ये सब जो है प्रांगणकारी पक्षी है। खानवा का युद्ध किस शासक बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध, चंदेरी का 1528 में और घंगरा का 1529 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो निम्बकाचार्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए कोही। तो ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो मैं इसे ऐसे याद की थी कि कृषि विभाग। देखिए कृषि गांव वगैरह में आप लोग जानते होंगे कि जब अनाज होता है तो उसको कोठी में रखा जाता है। तो कोही, तो खेती करेंगे तब तो उसे कोठी में रखेंगे। तो फिर कृषि ये जो हो जाएगा दीवान ए कोही से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी और रामायण और तथा महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादरी बदायूनी और शेख सुल्तान द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था। तो प्रथम जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था 306 शताब्दी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो बल्लभी हो जाएगा इसका सही आंसर। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी जो भारत आया था वो आया था मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसके? अल-बरूनी गजनी भारत आया था गजनी के साथ। इसके द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद भारत की एक खोज जिसे कहते हैं। तहकीक-ए-हिंद का नाम है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है। तो पंचविंश जो है वो सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तिकी है। अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा और यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा शतपथ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर बनमाली रंगोई नदी पर बिल्कुल सही है। कोटदीजी सिंधु नदी पे सभी सुमेलित हैं नहीं। धौलावीरा जो है वो घाघर नदी पे नहीं है, बल्कि धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा है। कहाँ है? लूनी नदी के किनारे। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जो 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और इसके संस्थापक थे जेम्स अंगस्तम हिक्की। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था।
तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑप्शन सी फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किए थे। और लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किया गया था, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ बता दे कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना गया है। और 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। और 1993 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, यानी कि 90% कहें तो 10 का 11 भाग कंपनी को तथा 10% कहें तो 1/10 भाग अपने पास रखना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर का है। वेद समाज केशव चंद्र सेन का है। और देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से लिया गया है, ये जो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया, यानी पूर्व सोवियत संघ से। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक, धन अंत में 9 आता है तो 9, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और 110 में है इसकी परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। और 112 में क्या है? 12 यानी वार्षिक, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का। और 280 में हो जाएगा वित्त आयोग के बारे में उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है संप्रभुता, ऑप्शन डी। किसी भी राज्य की 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो हमारे अनुसूची में फर्स्ट में भी आता है, प्रथम अनुसूची भाग में भी आता है और प्रथम अनुच्छेद में भी आता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर है समता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। इसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और समता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है, अनुच्छेद 14 से 18 में। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेशन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। 36 से 51। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है, और जो अनुच्छेद 61 में इसकी प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PVN राव समिति, यानी कि नरसिम्हा राव समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। और GVK राव समिति 1985 में लाया था, LM सिंघवी समिति 1986 में और अशोक मेहता 1977 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को 1991 में 1 फरवरी 1992 से प्रभावी द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985। ये सुमेलित नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ईस्वी में निर्मित था। कब? 1988 में। यह संपूर्ण भारत सहित भारत के बाहर रह सके समस्त भारतीय नागरिकों को भी लागू है। अन्य दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों का सांठगांठ से है। बोहरा समिति का गठन जो है और इसकी जांच कर मतलब इस संगठन की जांच करने के लिए 1993 में इसे लाया गया था और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा गठित इस समिति की रिपोर्ट अब भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बोहरा समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से किसी का भी संविधान में निकाय नहीं है। भारतीय संविधान का राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन है? तो प्रथम परमाणु पूछा जा रहा है तो INS चक्र हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रथम पनडुब्बी पूछा जाए तो INS कावेरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ए हो जाएगा। सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी नदी जो है वो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लूनी। और लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिला के नाग पहाड़ से निकलती है। अब है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निशांत बाग जम्मू कश्मीर सही है, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु सही है, साबरमती आश्रम गुजरात ये भी सही है, बेलूर मठ तमिलनाडु। ये जो है बेलूर मठ पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल तमिलनाडु कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दीवाने खास जहांगीर। ये जो है सुमेलित नहीं है। दीवाने खास जो है शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। यह आगरा के फोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन रहा? उरुग्वे है, जबकि उप विजेता अर्जेंटीना रहा है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 के उरुग्वे में खेला गया था। तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और इसका PDF अपने टेलीग्राम पे चैनल पे अभी अपलोड करेंगे। तो आप लोग जाके पहले वहाँ से सेट दे लें, फिर इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।